जय हिंद दोस्तों। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत वेलकम है। इस क्लास के माध्यम से जीएसटी से रिलेटेड सीमा शुल्क टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी और आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके जीएसटी के पेपर में यह टॉपिक तो पूछा ही जाएगा। वैसे भी जानकारी के लिए आपको इस प्रकार की नॉलेज होना ज़रूरी भी है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अपनी कॉपी में टॉपिक का नाम लिख लीजिएगा, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क को इंग्लिश में कस्टम ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। सीमा शुल्क को इंग्लिश में कस्टम ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। ये कस्टम ड्यूटी होता क्या है? पेपर में पूछता है सीमा शुल्क से आप क्या समझते हैं, सीमा शुल्क किसे कहते हैं, कस्टम ड्यूटी किसे कहा जाता है। आपको मैं बता दूं, आप देखते होंगे बहुत पुराने समय से ही विदेशी व्यापार चला रहा है। विदेशी व्यापार यानी कि फॉरेन ट्रेड, जो ट्रेड एक देश से दूसरे देश के मध्य होता है, दूसरे देश से तीसरे देश के मध्य में होता है, यानी कि दो देशों के मध्य में जो व्यापार होता है उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। आपको पता होना चाहिए विदेशी व्यापार किसे कहते हैं। विदेशी व्यापार जब दो देशों के मध्य व्यापार हो रहा हो, भारत का चाइना के साथ, भारत का पाकिस्तान के साथ, भारत का श्रीलंका के साथ, अमेरिका के साथ होता है, तो इसे जब दो देशों के मध्य व्यापार कोई होता है तो उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। आपको पता होना चाहिए विदेशी व्यापार के अंतर्गत आयात होता है। आयात का मतलब दूसरे देश से माल मंगवाते हैं। विदेशी व्यापार के अंतर्गत निर्यात होता है। मुख्य तौर पे निर्यात का मतलब होता है भारत से सामान जाएगा, आयात का मतलब होता है विदेश से भारत सामान आएगा। ठीक है, और आपको मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ अच्छी तरह से कि क्या है सीमा शुल्क। ठीक है, आपको जानकारी के लिए लिख लेना है, विदेशी व्यापार के अंतर्गत लगाए जाने वाले कर को विदेशी व्यापार के अंतर्गत लगाए जाने वाले कर को सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। याद रखिएगा, विदेशी व्यापार के अंतर्गत लगाए जाने वाले कर को कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। जो आयात एवं निर्यात दोनों पर लगाया जाता है। आयात का मतलब विदेश से सामान मंगवाना होता है, निर्यात का मतलब भारत से सामान भेजना होता है, दोनों पर लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, और आपको जानकारी होनी चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। केंद्र सरकार का मतलब भारत सरकार के द्वारा लगाया जाता है एवं, ठीक है, एवं वसूला जाता है। याद रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया भी जाएगा एवं वसूला भी जाएगा। लिखना है सीमा शुल्क की केंद्रीय राजस्व में
महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या कहा गया? विदेशी व्यापार के अंतर्गत लगाए जाने वाले कर को ही सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी कहा जाता है, जो आयात पर लगाया जाएगा, निर्यात पर लगाया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाएगा और केंद्र सरकार के द्वारा वसूला भी जाता है। और जो केंद्र सरकार होती है उसके पास जो भी राजस्व के स्रोत हैं, जहाँ जहाँ से पैसे आते हैं, सीमा शुल्क उनमें से एक है जहाँ से सरकार को ज़्यादा पैसा मिलने की संभावना होती है और सरकार निर्यात और आयात पर तमाम तरह के टैक्स लगा करके पैसा वसूल भी करती है। ठीक है, इसे आयात शुल्क एवं निर्यात शुल्क के नाम से भी जाना जाता है। किससे? इसे आयात शुल्क एवं निर्यात शुल्क के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, आयात शुल्क एवं निर्यात शुल्क के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और आपको लिखना है सीमा शुल्क का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व। सबसे पहले आपको समझ लेना इसका महत्व क्या है, पहले इतना लिख लीजिएगा। आपको ध्यान देना है सीमा शुल्क की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सीमा शुल्क का महत्व क्या है? ठीक है, महत्व क्या है, भूमिका क्या है? सबसे पहला कहा गया है राजस्व में योगदान। कहा गया है राजस्व में योगदान। राजस्व का मतलब क्या होता है? सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास जो पैसा आता है, जो कमाई होती है, उसमें बहुत बड़ा योगदान सिद्ध होता है भारत सरकार की प्राप्तियों में। भारत सरकार जहाँ जहाँ से पैसा कमाती है, ठीक है, क्या हुआ, जहाँ से भारत सरकार पैसा कमाती है उससे एक स्थान और मिल जाता है। प्राप्तियों को प्राप्त करने के लिए सीमा शुल्क से भी भारत सरकार पैसा कमा लेती है। राजस्व में विशेष योगदान होता है। इससे क्या होता है? घरेलू उद्योगों को संरक्षण। समझिएगा, हेडिंग ही भले लिख रहे हैं लेकिन समझा भी दे रहे हैं। घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना। घरेलू उद्योग का मतलब होता है जो अपने यहाँ सामान बनते हों, जो अपने यहाँ प्रोडक्शन होता हो, उसे घरेलू उद्योग कहते हैं। कपड़ा अपने यहाँ बनता है, छोटी मोटी वस्तुएं, कापी किताब कलम अपने यहाँ बनती हैं। अगर यह शुल्क ना लगाया जाए, सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी ना लगाया जाए, तो आपसे बता रहे हैं कि जैसे मोबाइल, चाइना वालों ने मोबाइल के मार्केट में कब्जा कर लिया है, टेक्नोलॉजी के मामले में कब्जा कर लिया है। आप समझिए, मोबाइल का नाम लेंगे तो सभी मोबाइल जिनके पास हैं, 90% लोगों के पास, क्या 95% लोगों के पास या उससे ज़्यादा भी चाइना का ही मोबाइल है। अगर सरकार कस्टम ड्यूटी जो लगा देती है तो इससे निर्यात करने पर या आयात करने पर, मतलब कि आयात करने पर टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है मंगवाने पर। तो इससे क्या होता है? घरेलू उद्योगों को भी कुछ ना कुछ संरक्षण मिल जाता है। घरेलू उद्योग सस्ते पड़ने लगते हैं और जो बाहर से मंगवाया जाता है, जो चाइना से मंगवाया जाता है, वो महंगा हो जाता है। जब महंगा कर दिया जाएगा तो लोग कम मंगवाएंगे तो यहाँ का भी सामान बिकेगा। अगर ज़्यादा मंगवा लेंगे तो यहाँ का सामान कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इसीलिए अपने यहाँ के जो उद्योग हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है कि अपने यहाँ के भी सामान खरीदे व बेचे जाएँ। ठीक है, आप भी समझते होंगे, दूसरे के यहाँ से सस्ते में आएगा तो अपने यहाँ से कौन खरीदेगा। उसके बाद लिखना है व्यापारिक घाटे को संतुलित करना। आपको पता होना चाहिए व्यापार का घाटा समय समय पर होता रहता है। जब कोई देश ज़्यादा आयात कर लेता है, याद रखिएगा, जब आप आयात करते रहेंगे बहुत और निर्यात कम हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई सामान विदेश से मंगाओगे तो आपको विदेशी मुद्रा में पेमेंट करना पड़ेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कोई सामान अमेरिका से मंगाओगे तो डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा आपको। जब डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा तो डॉलर की कीमत अगर बढ़ती जा रही है, मुद्रा की कीमत कम होती जा रही है, यानी कि कम, जब मुद्रा डॉलर, जैसे अभी जब वीडियो बना रहा हूँ 80-82 रुपये 83 रुपये के आसपास में है, इसके पहले 79 था, 78 था, तो जब $1 के बदले ज़्यादा मुद्रा देनी पड़े तो माना जाता है कि क्या हो जाता है, व्यापारिक घाटा हो रहा है इंडिया का। व्यापारिक घाटे को संतुलित करने के लिए सरकार क्या कर देती है,
सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी बढ़ा देती है, जिससे सरकार व्यापारिक घाटा की भी पूर्ति कर सकती है। उसके बाद चौथा नंबर के बाद आता है तस्करी पर नियंत्रण। तस्करी का मतलब ऐसा कोई सामान जो विदेश से भारत में आ रहा हो और अवैध भी होता है। कहीं कहीं पर अवैध भी सामान मंगाया जाता है, जैसे पाकिस्तान वाले ड्रोन से पंजाब में नशीले पदार्थ भेजते हैं। सुनते होंगे ड्रोन को मारकर गिरा दिया गया, टीवी में देखते होंगे, समाचार पत्रों में देखते होंगे। ये भी एक तरह की तस्करी के माध्यम है। उसके अलावा बंदरगाहों पर भी तस्करी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन होती है अवैध। तो तस्करी को रोकने के लिए भी सरकार यहाँ पर क्या कर देती है, आयात शुल्क की दरें ऊंची कर देती हैं, क्योंकि जब आयात की दर बढ़ जाती है तो आयात शुल्क, ध्यान दीजिएगा, जब सोने की तस्करी होती है, चांदी की तस्करी होती है, ध्यान दीजिएगा, जब बढ़ा दिया जाता है, रेट बढ़ जाता है तो लोग कम पसंद करते हैं मंगवाना सामान विदेश से, ठीक है। और निर्यात को कम करना, निर्यात को कम करने का मतलब है यहाँ पर सरकार अपने निर्यात की दर बढ़ाकर निर्यात महंगा करती है, ताकि विदेशों में उसकी मांग घट जाए, आवश्यक वस्तुएं घरेलू के लिए उपयोग हो सके। जैसे गेहूं है, चीनी है, दाल है, अगर भारत के बाहर चला जा रहा है, ज़्यादा लोग भेज दे रहे हैं, क्योंकि बाहर महंगा बिक रहा है, यहाँ थोड़ा सस्ता बिक रहा है, तो सरकार क्या करती है, निर्यात की टैक्स बढ़ा देती है। तो लोग अपने यहाँ ही बेचना पसंद करेंगे, अपने यहाँ बेचना पसंद करेंगे, तो अपने यहाँ भी कुछ रहेगा कि सब विदेशे वाले लेकर चले जाएंगे। इसका भी आपको ध्यान देना। निर्यात को कम करना कैसे कम कर देती है, टैक्स बढ़ा देती है, रेट बढ़ा देती है। छठा नंबर आपको लिखना है, ठीक है, विदेशी मुद्रा की बचत करना। विदेशी मुद्रा अगर बची रहेगी तभी तो विदेश से सामान खरीदोगे। जब आपके जेब में पैसा रहेगा, बचत करना, विदेशी मुद्रा की बचत करने में क्या कहा गया है, जब आपके जेब में पैसा रहेगा तभी तो मार्केट में जाओगे खरीदने के लिए। आपके जेब में पैसा नहीं तो आप मार्केट में कहाँ जाएंगे खरीदने के लिए। तो विदेशी मुद्रा को अगर बचत कराना है तो आयात को कम कर दिया जाता है, शुल्क को कम कर दिया जाता है। डंपिंग को रोकना, 7वां नंबर लिखना है, डंपिंग को रोकना। डंपिंग का मतलब होता है, जो लोग, देखो दाल प्याज बहुत ज़्यादा होता है, दाल में, प्याज में, चीनी में लोग डंप कर लेते हैं। बहुत बड़ा उपभोक्ता है हमारे देश में। जब एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरा का पूरा डंप कर लिया जाएगा सामान, जैसे आप सुने होंगे कृषि बिल आया था, जो मोदी सरकार द्वारा वापस लिया गया, जो लोग एक साल धरने पर बैठे थे, तो ऐसे थोड़ी बैठे थे। तो उसमें एक प्रावधान था जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, कि कोई भी व्यक्ति उतना ही सामान, उतना ही माल अपने गोदाम में, अपने दुकान में रख सकता है जितने का उसको लाइसेंस हो। बहुत सारे व्यापारी हैं, व्यापारियों के पास ज़्यादा पैसा होता है, पूरे एरिया का गेहूं खरीद लिए, पूरे एरिया की दाल खरीद लिए, चीनी खरीद लिए, और बाद में मार्केट में शॉर्ट हो जाएगा। तो क्या होता है, इसमें मार्केट में शॉर्ट हो जाता है तो लोग उसको कहाँ पाएंगे, महंगा। एक व्यक्ति के हाथ में रहेगा, एक बनिए के हाथ में रहेगा। जैसे लॉकडाउन में आपको बता रहे हैं कि गुटखा जो लोग खाते हैं, बहुत ज़्यादा रोक लग गई थी गुटखा खाने पर, तो उनका क्या हुआ, उनको लोग डंप कर लिए थे, बहुत महंगा बेचे। ध्यान दीजिएगा भाई, डंपिंग को रोका जाता है। डंपिंग को रोक लगाने के लिए विदेशी उत्पादक भारत जैसे बड़े उपभोक्ता बाजार को हड़पने के लिए अपने उत्पाद लागत को कम मूल्य पर डंप कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी के नाम से अतिरिक्त आयात संरक्षण प्रदान करती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको लिखना है, और इसके दोष भी हैं। ये इसको आप महत्व को लाभ की भी कह सकते हैं, जहाँ लाभ है और वहाँ दोष भी है। आपको ये भी पता होना चाहिए, जहाँ लाभ है वहाँ दोष भी है। दोष में कहा है महंगाई बढ़ती है। इससे क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। क्यों महंगाई बढ़ती है भाई, पहले सामान सस्ते में ला रहे तो सस्ते में बेचेंगे, महंगा लाएगा व्यापारी तो महंगा बेचेगा। काले धन में वृद्धि होती है। कैसे, काले धन में वृद्धि, ऐसा धन, काला धन किसे कहते हैं, जिस पर सरकार को टैक्स ना दिया गया हो उसे काला धन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। काला धन कैसे होगा, जब आयात शुल्क, जब टैक्स आप ज़्यादा बढ़ा दोगे तो लोग क्या करते हैं, तस्करी करने लगते हैं ज़्यादा, मतलब कि 2 नंबर का सामान लाने लगते हैं। इससे काले धन में वृद्धि होती है, सरकार को टैक्स नहीं मिल पाता है। अच्छी वस्तुओं का अभाव हो जाता है, इसमें
अच्छी वस्तुएं फिर नहीं मिलेंगी आपको, अच्छी वस्तुओं का अभाव, यहाँ वस्तुओं लिख दीजिएगा, वस्तुएं हम लिख रहे हैं, अच्छी वस्तुओं का अभाव हो जाता है। नंबर 4 नंबर पे कहा गया है ये जटिल प्रक्रिया है सीमा शुल्क। क्या जटिल प्रक्रिया होती है, इसमें तमाम दांव पेच लगाने पड़ते हैं। इसे अपनी जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका जीएसटी से संबंधित सीमा शुल्क की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले मैंने आपको बताया सीमा शुल्क क्या होता है, सीमा शुल्क का लाभ या महत्व, और इसके पहले ही मैंने बताया आपको सीमा शुल्क के दोष क्या हैं। सीमा शुल्क को इंग्लिश में कस्टम ड्यूटी कहते हैं, मैंने आपको बताया। इसके पहले ही मैंने बताया आपको जो आयात पर, निर्यात पर, विदेशी व्यापार से संबंधित कर लगाया जाता है उसे सीमा शुल्क कहा जाता है। आपको मैं अब आगे बताने जा रहा हूँ सीमा शुल्क की प्रकृति एवं विशेषताएं। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, सीमा शुल्क की प्रकृति एवं विशेषताएं। ध्यान दीजिएगा, सीमा शुल्क की प्रकृति एवं विशेषताएं। तो प्रकृति क्या है आपको मैं बता दूं, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 बना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको कुछ धीरे धीरे ऐसे नॉलेज होना चाहिए। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 बना है। ध्यान दीजिएगा, जो भी विदेशों से आयात किया जाए या विदेशों को निर्यात किया जाए, सभी वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। याद रखिएगा, जैसे भारत में चमड़ा उत्पादित होता है, खाल उत्पादित होता है, सांप व मेमने की खाल पर भी निर्यात शुल्क लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, चमड़ा उत्पादित होता है, खाल उत्पादित होता है, उस पर 10%, सांप व मेमने की खाल पर 15% निर्यात शुल्क लगाया जाता है। जबकि बकरी, भेड़, बैल, बछड़े, चमड़ा उनसे तैयार पर निर्यात शुल्क नहीं लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरू में बोल दिया सभी पर लगाया जाता है, लेकिन बकरी पर, भेड़ पर, उनके बछड़े की खाल पर, चमड़ा पर, भारत चमड़ा का बड़ा उत्पादक देश है, यहाँ से निर्यात किया जाता है। समझ रहे हैं, निर्यात का मतलब भारत के बाहर भेजा जाता है। तो जानकारी रख लीजिएगा थोड़ी सी, ठीक। पहला आपको लिखना है केंद्रीय शुल्क। केंद्रीय शुल्क का मतलब भारत सरकार का शुल्क है। इसका जो भी कमाई होगी आयात व निर्यात से केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है एवं केंद्र सरकार के द्वारा ही वसूला जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर आपको लिखना है अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा प्रत्यक्ष कर? अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? जो एक बार तो उत्पादक दे देगा सरकार को, लेकिन बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो धीरे धीरे कहाँ आ जाता है? उपभोक्ता को ही सहन करना पड़ता है। जो उपभोक्ता का मतलब होता है जो उपयोग करने वाला होता है उसको ही सहन करना पड़ता है। लास्ट ध्यान दीजिएगा, आयात व निर्यात पर लगाया जाएगा। बाद में यह किसके ऊपर थोप उठेगा? इस मार्कर पर जो टैक्स लगा होगा किसके ऊपर गया होगा? हमारे ऊपर, क्योंकि हम उपभोक्ता हैं ना। बाद में अंतिम चरण पे उपभोक्ता के ऊपर ही पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है विशेषता एवं प्रकृति में, यही आपको 2 लिखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। आपको मैं बता दूं सीमा शुल्क की दरें, जैसे भाई जो सीमा शुल्क का रेट क्या है? सीमा शुल्क की दरें, दर कोई निर्धारित थोड़ी ना है कितने लगेगा,
लेकिन सामान्य दर जो है वर्तमान में मान लीजिए 10% है। ठीक है, न्यूनतम कम से कम 10% लगेगा। सरकार बढ़ा भी देती है, कस्टम ड्यूटी बढ़ा भी देती है। जैसे तेल उल का दाम बढ़ जाता है तो सरकार बढ़ा देती है कस्टम ड्यूटी, याद रखिएगा। इसका कोई मेन एक नहीं है, सरकार हमेशा बदलती रहती है। जैसे इनकम टैक्स से साल भर में एक बार बदलेगा, इसको कई बार सरकार बदल देती है अपनी सुविधा के अनुसार। आपको सामान्य दर आपको क्या रखना है, 10% रखना है बस। उसके बाद आधार क्या है, ठीक है, सीमा शुल्क का आधार, किस आधार पर सीमा शुल्क लगाया जाता है, किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। शुल्क का निर्धारण, शुल्क का जो निर्धारण किया जाता है किस आधार पर किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। विशिष्ट शुल्क एक होता है, इसमें विशिष्ट शुल्क, जिसमें आपको जानकारी होनी चाहिए माप के आधार पर, तौल के आधार पर जो लगाया जाता है उसे विशिष्ट शुल्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक होता है मूल्यानुसार शुल्क, जो मूल्य पर लगाया जाता है। मूल्यानुसार शुल्क जो कहाँ पर लगाया जाता है, मूल्य पर लगाया जाता है, इसे मूल्यानुसार शुल्क कहा जाता है। याद रखिएगा, इससे मूल्यानुसार शुल्क, तो इसको अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम आपको बता रहे हैं सीमा शुल्क के प्रकार। सीमा शुल्क के भी प्रकार होते हैं, याद रखिएगा, पहले इसको लिख लीजिए। सीमा शुल्क के प्रकार। सीमा शुल्क के प्रकार में पहला है भारत में निम्न, पहला होता है आयात शुल्क, दूसरा होता है निर्यात शुल्क। आयात शुल्क, आयात शुल्क में आपको लिखना है जो आयात पर, जो विदेशों से सामान मंगाया जाता है उस पर जो दिया जाता है उसे आयात शुल्क कहा जाता है। ठीक है, जो विदेशों से मंगाया जाता है उसे आयात शुल्क कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत पहला लिखा है मूल सीमा शुल्क। मूल सीमा शुल्क, मूल सीमा शुल्क किसे कहते हैं? मूल सीमा शुल्क का मतलब होता है कि मूल्य के आधार पर लगाया जाता है। किसके आधार पे? मूल्य के आधार पर लगाया जाता है, आधार पर लगाया जाता है। सामान्य दर इसकी जो है, जो पीछे अभी मैंने भी बताया, सामान्य जो रेट है इसका 10% ही है, इससे ज़्यादा नहीं है मूल्य पर जो लगाया जाता है। ठीक है, अलग अलग सामान पर अलग अलग लगता है, अलग अलग रेट होता है, लेकिन सामान्य दर अलग होती है। ठीक है, परिवर्तित होती रहती है, इसको भी मैं बता दिया हूँ। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब दूसरा लिखना है इंटीग्रेटेड टैक्स। क्या लिखना है? इंटीग्रेटेड टैक्स, यही है दूसरा, पहला है दूसरा। इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब होता है सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अनुसार कहा गया है माल के आयात पर मूल सीमा शुल्क के अतिरिक्त जो माल आयात किया जाएगा, माल के आयात पर मूल सीमा शुल्क के अतिरिक्त, माल के आयात पर जो विदेशों से माल लाया जाता है उस पर जो अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है। ठीक है,
उसके बाद अधिकतम दर 40% है, अधिकतम दर 40% है, इसको समझ लीजिएगा। अब इसमें आपको सामाजिक कल्याण अधिभार भी लगाया जाता है, समझिएगा। सीमा शुल्क के अलावा सामाजिक कल्याण, जो समाज है, जैसे इनकम टैक्स में एजुकेशन सेस लगता है, स्वास्थ्य लगता है, सामाजिक कल्याण सेस भी लगता है, ठीक है। अब आपको इतना लिख लेना, इंटीग्रेटेड टैक्स, मूल सीमा शुल्क के अतिरिक्त जो टैक्स लगता है आयात पर, अधिकतम दर 40% होती है, सामाजिक कल्याण सेस भी लगता है, उसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड टैक्स, इसको भी लिख लीजिए। आपको अगला लिखना है जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर। इसके लिए कहा गया है जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर एक अलग से लगाया जाता है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विशिष्ट माल पर लगाया जाता है, ठीक है। जो विशेष माल आता है, विशिष्ट माल पर जो लगाया जाता है, लगाया जाता है, विशिष्ट माल पर जो लगाया जाता है, ठीक है। विशिष्ट माल पर जो लगाया जाता है, चाहे माल आए और जाए, जिसको विशेष दर्जा दिया जाता है। उसके बाद आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, चौथा नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, चौथा नंबर नहीं लिखना, अलग से आपका हेडिंग लिखना है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी ये क्या है? एंटी डंपिंग ड्यूटी के अंतर्गत कहा है, यदि कोई निर्यातक देश किसी माल का भारत को निर्यात, भारतीय उत्पादन को हानि पहुंचाने या अपने एक्सेस स्टॉक को भारत में डंप करने के उद्देश्य से भेजता है, तो भारत सरकार घरेलू उद्योग के संरक्षण के लिए समान आधार उपलब्ध कराने ऐसे माल आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है, परंतु इस शुल्क की राशि उचित मूल्य निर्यात मूल्य में अंतर अधिक नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है लिख देते हैं तो तभी आप लिख पाएंगे। ऐसा कोई निर्यातक देश, जो निर्यात मतलब भारत में सामान भेजता है, ऐसा कोई निर्यातक देश ना, ऐसा कोई निर्यातक देश जो भारत को जो निर्यातक देश किसी भी माल का, किसी भी माल का निर्यात भारतीय उत्पादन को, भारतीय उत्पादन को हानि पहुंचाने के लिए करता है, निर्यात भारतीय उत्पादन को हानि पहुंचाने के लिए करता है, या अपने स्टॉक को डंप करने के लिए करता है, जिससे भारत में सामान आएगा, भारत के उत्पादन को हानि होगी, तो सरकार इसको क्या कर देती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉम पे। डंपिंग का आशय समझाया गया है, ठीक है। डंपिंग के आशय में निर्यातक बाजार में सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य बराबर मूल्यांतर। ध्यान दीजिएगा, निर्यातक बाजार का सामान्य मूल्य जो है निर्यात मूल्य से बड़ा होगा,
इन दोनों का जो अंतर अगर होगा वही मूल्य अंतर कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी जो गणना की जाती है एंटी डंपिंग शुल्क की गणना, एंटी डंपिंग शुल्क की गणना जो की जाती है, एंटी डंपिंग शुल्क की जो गणना की जाती है, इसके लिए कहा गया है, ठीक है, डंपिंग मार्जिन इक्वल टू सामान्य मूल्य निर्यात मूल्य। हमेशा याद रखिएगा, निर्यात मूल्य कम ही रहेगा तभी तो भारत को हानि पहुंचाएगा, तभी तो लोग अपना वस्तु छोड़कर इसका खरीदेंगे। तो इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो इसमें कहा गया है भारत में आयातित माल के संबंध में निर्यातक द्वारा वसूल निर्यात मूल्य, निर्यातक देश सामान्य वसूली मूल्य व्यापारिक मूल्य। और इस पर आपको बता दें जो भी टैक्स लगेगा 2% शिक्षा उपकर और 1% उच्च शिक्षा उपकर, जो भी आयात निर्यात किया जाता है 2% शिक्षा, यहाँ पर भी है, ये इनकम टैक्स भी है, उप शिक्षा उपकर लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये टॉपिक आपका हो गया। शिक्षा उपकर 2%, 1% उच्च शिक्षा उपकर लगाया जाता है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अब आगे परिभाषा वगैरह बताई जाएगी। अब ये टॉपिक हो गया है।